आज की क्लास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एक ऐसी क्लास जहाँ से एक ही एग्ज़ाम के अंदर एक से अधिक क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं, यानी कि ज़बरदस्त तरीके की आज की ये क्लास होने वाली है। तो आप इस क्लास को शानदार तरीके से सीखिए। नमस्कार, मैं विकास कटारिया स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे मित्रों का विकास कटारिया एजुकेशन पर। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो चलो शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखो, गतिज और स्थितिज ऊर्जा जो है, यहाँ से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। इस क्लास को आप देख लेना। मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद में कोई भी और जगह पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से जो भी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, मैं सारे के सारे आपको बताने वाला हूँ। ये क्लास आपके लिए एकदम शानदार क्लास होने वाली है। बस आपको क्या करना है, प्रत्येक बात को समझते जाना है। जो मैं पॉइंट बताते जाऊँ अपने माइंड के अंदर सेट करते चलो भैया, बस फिर मज़ा आ जाने वाला है। यस और नो? तो चलो शुरुआत कर लेते हैं आज की हमारी क्लास की। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं भैया ऊर्जा क्या है ना। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जानने से पहले हम ऊर्जा के बारे में जान लेते हैं। ओके, ऊर्जा जो है आप सभी को पता है कि भैया कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता जो है उसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि भैया कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। वापस से सुन लेना, कार्य करने की दर को। बोले सर इसे भी ऊर्जा कहते होंगे? नहीं भैया, देखो, कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसे तो कहा जाता है ऊर्जा यानी एनर्जी। यदि क्वेश्चन ये पूछ ले कि भैया कार्य करने की दर, तब राइट आंसर क्या चला जाएगा? शक्ति चला जाएगा। कौन चला जाएगा? शक्ति राइट आंसर, यानी कि पी। पी इक्वल टू क्या होता है? पी इक्वल टू होता है W/T। अब जब भी किसी भौतिक राशि के नीचे यहाँ पे टी लग जाता है यानी समय लग जाता है, इसका मतलब है दर हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पे जो कार्य करने की जो दर होती है उसे क्या कहते हैं भैया? शक्ति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कन्फ्यूजन वापस से कभी नहीं होगा। अगर आपको ऑलरेडी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा हो गई, कार्य करने की दर यहाँ पे क्या हो जाती है? शक्ति हो जाती है। आगे देखिए, ऊर्जा के हम मात्रक की बात कर लेते हैं कि भैया ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। तो मात्रक आप सभी को पता होना चाहिए भैया, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो क्या होता है? जूल होता है। एक बात और सुन लेना, कार्य करने की क्षमता क्या होती है? ऊर्जा। यानी कार्य करेंगे ना तो ऊर्जा क्या हो सकता होगी? ऊर्जा तब जब भी ऊर्जा खपत होगी यानी ऊर्जा हम लगाएंगे तब कार्य होगा। यानी एक दूसरे में ये इंक्लूड होते हैं ना, इसलिए कार्य की और ऊर्जा की दोनों की क्या होती है? मात्रक इकाइयाँ समान होती हैं। अब देखो, जैसे कैलोरी हो गया, किलो कैलोरी हो गया, ये भी किसके मात्रक होते हैं? ये सभी किसके होते हैं? ऊर्जा के मात्रक होते हैं। ये तो कार्य की ऊर्जा की हो गई मात्रक। अब हम बात करते हैं कि ये जो ऊर्जा होती है ना भैया, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होगी? अदिश राशि होती है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। जब केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, तो अदिश राशि कहलाती है। ये जितने भी मैंने पॉइंट बता दिए ना किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। तो ये तो ऊर्जा से संबंधित थे। अब हम ऊर्जा के प्रकारों में से बात करते हैं। सबसे पहले यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? यांत्रिक ऊर्जा। और आप सभी को पता है जो यांत्रिक ऊर्जा होती है इसे दो भागों में बांटा जाता है। एक ऊर्जा तो कौन सी हो जाती है भैया? गतिज ऊर्जा। और दूसरी कौन सी हो जाती है यहाँ पे? स्थितिज ऊर्जा। और आज की इस क्लास में हम किसकी बात करने वाले हैं? यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, चलो तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा के बारे में जो बातें मैं आपको बताऊँ ना, सारी की सारी आप लपेटते जाना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा सबसे पहले कहते किसे हैं? अब किसी भी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा। ये तो डेफिनेशन हो गई। किसी भी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहा जाता है। इसे लिखा जाता है काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। काइनेटिक एनर्जी इसे कहा जाता है। ठीक है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सी बात बन जाएगी? इसका व्यंजक आपको याद रखना है। व्यंजक क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा कि भैया यदि द्रव्यमान को 2 गुणा कर दिया जाता है, यदि द्रव्यमान को 2 गुणा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। या फिर आपको बोल दिया जाए यदि यहाँ पे वेग को आधा कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे आंसर निकालते हैं। यहाँ पे देखो, गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती है? बोले सर द्रव्यमान के समानुपाती है। m का मतलब क्या हो जाता है? द्रव्यमान। v का मतलब क्या हो जाता है? वेग का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? गतिज ऊर्जा के समानुपाती। जितना ये बढ़ाओगे उतना ही क्या बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ द्रव्यमान की।
द्रव्यमान को 2 गुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी कितना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, है ना। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ाओगे उतना ही द्रव्यमान, जितना मतलब जितना द्रव्यमान बढ़ाओगे उतनी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोला था कि भैया यदि आप वेग को आधा कर देते हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, कितनी होगी। वेग को आधा करने का मतलब है यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि वेग क्या है, स्क्वायर के अंदर कर दीजिए, 1/2 में कितना आ जाएगा, 4। इसका मतलब गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, चौथाई हो गई, 1/4 आ जाती है गतिज ऊर्जा। कब आएगी, जब यहाँ पे आधा कर देते हैं वेग को। बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, व्यंजक डायरेक्टली आपको पूछेगा, तो ये गतिज ऊर्जा से रिलेटेड बात आ गई है। अब एग्जाम्पल आपको पूछेगा, एग्जाम्पल जैसे चलती हुई गोली, कोई गोली बंदूक से चल रही है तो उसमें क्या है भैया, गतिज ऊर्जा है। पानी के झरने नीचे गिर रहे हैं, यानी पानी नीचे गिर रहा है, उसमें क्या होता है भैया, गतिज ऊर्जा होती है, यस और नो। एक पानी का झरने से संबंधित ही एक क्वेश्चन और पूछ सकता है ना, कि अगर झरने के ऊपर पानी ठहरा हुआ है तब उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन यदि पानी गिर रहा है तब उसमें क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी चलने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे चलता हुआ हथौड़ा, उनमें भी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। एग्जाम्पल याद रखना, जिसमें भी गति होगी उसमें वो कौन सी ऊर्जा हो जाएगी भैया, गतिज ऊर्जा हो जाएगी। व्यंजक याद रखना है, किसको कितना गुना बढ़ा करके गतिज ऊर्जा का मान आपसे पूछेगा वो आपको बता देना है, मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा से संबंधित एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले तो इसका व्यंजक याद रखना, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। इसका व्यंजक क्या बन जाता है, इसका व्यंजक बन जाता है mgh। कहने का मतलब है कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है जिसे h ऊंचाई पर, हाइट कितनी रख रखी है, h ऊंचाई पर रख दिया जाता है, तब क्या होगी, जो ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी, कितनी हो जाएगी, mgh होगी। ठीक है, m का मतलब होता है द्रव्यमान, g का मतलब हो जाता है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण इसे कहा जाता है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और ये h क्या हो गई, जिस भी ऊंचाई पर उस द्रव्यमान को रखा जाता है वो h हाइट हो गई। ठीक है, ठीक है। तो भैया इस पोटेंशियल एनर्जी को ही क्या कहा जाता है, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है mgh। एग्जाम में क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्या करेगा भैया, द्रव्यमान दे देगा, आपको हाइट दे देगा, फिर पूछेगा स्थितिज ऊर्जा कितनी है, गुणा करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो गुरुत्वीय त्वरण g का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यस और नो। ये वैल्यू जो भी क्वेश्चन के अंदर द्रव्यमान और हाइट की देगा उसको गुणा कर देना है यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण के साथ में, गतिज स्थितिज ऊर्जा अपने सामने आ जाएगी। मुझे पता है आप तो गुणा भाग तो आप सब कर लोगे, जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट करना होता है और बाकी कुछ नहीं है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे निकाला जाएगा, साथ में आपको डायरेक्टली ये व्यंजक पूछेगा mgh, वो स्थितिज ऊर्जा आपको याद रखनी है। बात समझ में आ गई क्या। तो भैया ये हो गई स्थितिज ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन। अब देखो दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन पूछेगा और दोनों को मिला करके कौन सा क्वेश्चन पूछेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड में इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा पेंडुलम से संबंधित। ये कोई पेंडुलम है, एक कोई घड़ी है पेंडुलम वाली। ठीक है, ये पेंडुलम का आवर्तकाल से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक कोई सरल आवर्त गति करता हुआ कोई पेंडुलम है, उसके अंदर कितनी बार स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कितनी बार गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, कितनी बार जो स्थितिज ऊर्जा कम होती है। यानी गतिज और स्थितिज ऊर्जा के बारे में वैल्यू पूछता है कि अधिकतम कब होती है ना, कम कब होती है, ये पूछेगा। इस बात को समझ लेना, क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। देखो पेंडुलम का आवर्तकाल इस प्रकार से होगा, एक बार इस तरफ जाएगा और एक बार इस तरफ जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे जाएगा इसका मतलब ये वो मान होता है जब पेंडुलम अपनी अधिकतम अवस्था में आ चुका है। इस तरफ जाएगा तो इस तरफ वो मान आ चुका है पेंडुलम का जब वह अपनी अधिकतम अवस्था पे, इससे आगे नहीं जाएगा। यानी यह इसकी क्या हो चुकी है, पेंडुलम की अधिकतम अवस्था आ चुकी है। ये भी क्या है, इसकी अधिकतम अवस्था, अधिकतम अवस्था। ये बीच में जो है इसे बोला जाता है मध्यावस्था। कौन सी अवस्था हो गई, ये इसे कहते हैं मध्यावस्था। 3 स्थितियाँ बन गई है, यानी एक तो अधिकतम, इस तरफ भी अधिकतम, और बीच में क्या हो गई, मध्यावस्था। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, वह स्थिति जहाँ पर पेंडुलम सबसे ऊपरी यानी उच्चिष्ट मान पर जा चुका, अधिकतम मान पर जा चुका, इस दौरान स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। याद रख लेना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और पूछा जाता है।
इस तरफ भी अधिकतम मान पूछेगा, है ना। अधिकतम वैल्यू पर जब पेंडुलम पहुंच जाएगा तो इसमें भी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अब मेरी बात एक याद रख लेना, जब भी स्थितिज ऊर्जा का मान अपनी चरम सीमा पर यानी अधिकतम वैल्यू होती है, उस दौरान गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है, शून्य होता है। सुन लिया ना बात को। यहाँ पर कौन सी ऊर्जा अधिकतम है, बोले सर स्थितिज ऊर्जा। इस दौरान क्या हो जाएगी, जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, या फिर मैं बोल देता हूँ न्यूनतम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। यस और नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का मान ज़्यादा है। अब वापस से ये पेंडुलम वापस से भी तो आएगा ना, एक बार ऊपर जा चुका है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम हो चुकी, ये पेंडुलम जैसे ही नीचे की तरफ वापस से इस तरफ ऐसे आएगा, आते वक्त गतिज ऊर्जा का मान यानी काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। इस तरफ से भी आते हुए काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिकतम। और जैसे ही ये पेंडुलम अपनी माध्यम अवस्था में आ जाता है, उस दौरान गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा होगा। यह पूरी बात समझ में आ गई ना। जब भी दोनों तरफ बाईं और दाईं तरफ पेंडुलम खिसकता है तो उस दौरान स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा का मान शून्य या न्यूनतम होता है। जब भी माध्यावस्था पर ये पेंडुलम आ जाता है, गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा माध्यम अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य होगा या फिर न्यूनतम होगा। बताओ चारों कंडीशन आपको समझ में आ गई है क्या? आ गई है तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है इस जगह से तो, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा, इसको आप तैयार कर लीजिए, खोल करके पी जाइए। जिसको नहीं समझ में आया एक बार वापस से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यस और नो, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और जो संवेग होता है उसके बीच में रिलेशन पूछा जाएगा। काइनेटिक एनर्जी और संवेग, संवेग क्या होता है, इसे पी के द्वारा लिखा जाता है। पी इक्वल टू होता है एम वी, एम यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग होता है। क्लियर क्लियर। देखो क्या होता है इनके बीच में रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, बोले सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और ये क्या हो गया यहाँ पे, ये होता है संवेग m गुणा v। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन देखना है, तो क्या करना है हमें, ऊपर नीचे द्रव्यमान से इस स्थितिज गतिज ऊर्जा को ऊपर नीचे द्रव्यमान से गुणा कर दो। द्रव्यमान से यहाँ से क्या कर देते हैं, गुणा। अब देखो ये क्या है, बोले सर m है, और ये इस तरफ क्या है, बोले सर इस तरफ भी क्या है, m है। m और m क्या हो जाएगा, बोले सर m स्क्वायर, और ये क्या है, बोले सर v स्क्वायर। m स्क्वायर v स्क्वायर ऊपर आ गया, ये 1/2 नीचे, और नीचे वाला m है यहाँ पर m कर दो। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m। यही आ रही है ना वैल्यू, ये आ रही है। अब इसको ध्यान से देखो, ऐसी वैल्यू आपने कहाँ देखी, सर आपने बता रखा है कि p इज इक्वल टू क्या होता है, m v। अब m का भी स्क्वायर हो गया, v का भी स्क्वायर हो गया, इसका मतलब संवेग का ओवरऑल क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, p स्क्वायर रख देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर अपॉन ये m है 2m आ गया। ठीक है, ये होता है यहाँ पे गतिज ऊर्जा और संवेग में रिलेशन। क्या हो गया, p स्क्वायर अपॉन 2m, p स्क्वायर अपॉन 2m। बात समझ में आ गई ना। अब क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, द्रव्यमान को इतना गुणा कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी को इतना गुणा कर दिया जाता है, यानी सॉरी संवेग को इतना गुणा कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। इस रिलेशन के द्वारा आप बता सकते हो। यस और नो, आप सभी को पता है ये गतिज ऊर्जा है जो संवेग के समानुपाती और द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती है। वैल्यू आपको पुट करनी है, आंसर आपको निकालना है p स्क्वायर अपॉन 2m। बात समझ में आ गई क्या? तो ये था प्यारे दोस्तों स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और इनके बीच में संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच में रिलेशन, जहाँ से अक्सर 100% एग्जाम में पूछा जाता है। और जो मैंने क्वेश्चन बता दिया ना सेम वैसे ही पूछा जाएगा। पूरी की पूरी क्लास को अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापस से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो भैया अपने दोस्तों के साथ में क्लास को ज़रूर शेयर करना, तथा इसका विकास कटारिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलते रहे। यस और नो प्यारे दोस्तों, अगर बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हाँ सर हमें ये क्लास बिल्कुल समझ में आ गई है। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्र मस्त रहो, व्यस्त रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।